हेलो क्लास 11th। आज हम अपने चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन का जो फंक्शन वाला पार्ट बचा हुआ था एक्सरसाइज 2.3 से करने जा रहे हैं। और इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम इसकी बेसिक्स जानकारी ले लेते हैं कि फंक्शन होता क्या है। कोई भी फंक्शन एक रिलेशन होता है फ्रॉम ए सेट A to set B where set A has only one image in set B. Only one image in set B. देख इस चीज को, ये सेट A है, ये सेट B है और इसके अंदर के एलिमेंट ले लेते हैं 4 2 3 और इसके अंदर के एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3 4 5। ठीक, अगर हम बात करें कि 4 कनेक्टेड है 1 से, 2 कनेक्टेड है इससे, 3 कनेक्टेड है 3 से। ठीक, अब ये तीनों अलग अलग है, सेपरेट है, तो ये एक फंक्शन का काम करेगा। फंक्शन एक प्रकार से रिलेशन ही होता है, लेकिन रिलेशन कब नहीं होगा वो हम देख लेते हैं बस। तो ये एक फंक्शन है। अब अगर इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं कि 3 यहां से कनेक्ट ना होकर के 3 कनेक्ट हो रहा है 2 से, मतलब 2 भी 2 से कनेक्ट हो रहा है और ये भी इससे कनेक्ट हो रहा है। पहला वाला जो केस था वो ये था 4 1 2 2 और 3 3। ठीक, दूसरा वाला केस जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि 4 1 2 2 3 2। इसमें ठीक से देखेंगे कि इसका जो ये वाला पार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट, ये 2 से कनेक्टेड है और 2 भी 2 से कनेक्टेड है, यानी कि दो सेट ए के दो एलिमेंट सेट बी से एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड है, तो ये भी आपका फंक्शन होगा, ये भी आपका फंक्शन होगा। ठीक, लेकिन अगर कंडीशन कुछ इस बिहेवियर पे आधारित हो कि 2 जो है वो आपका 2 से भी कनेक्टेड है और 3 से भी कनेक्टेड है, 2 जो है आपका 2 से भी कनेक्टेड है और 3 से भी कनेक्टेड है, मतलब कि अगर डोमेन का एक हिस्सा यानी कि सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के कहीं दो अलग एलिमेंट पे कनेक्टेड हो तो वो फंक्शन का हिस्सा नहीं माना जाएगा। तो 4 1 2 2 2 3 और आपका 3 और 5। तो यहां पर जो 2 एलिमेंट था, पहला वाला एलिमेंट यहां पर 2 जगह चला गया, 2 जगह से रिलेशन में आ गया, तो ये आपका रिलेशन में आ जाएगा। फिर इसे हम फंक्शन नहीं बोलेंगे, ये आपका इट इज नॉट ए फंक्शन। अब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये अब आपका रिलेशन की तरह बिहेव करेगा, और रिलेशन हम इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक, इतना क्लियर है, आसानी से समझ में आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। रिलेशन में हमने सेट ए के एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट, सेट ए के एलिमेंट को हमने बोला था डोमेन, सेट ए के एलिमेंट को हमने क्या बोला था, डोमेन। सेट बी के एलिमेंट को हमने बोला था रेंज। रेंज वो एलिमेंट होते हैं जो कि डोमेन से कनेक्टेड हो, जो कि डोमेन से कनेक्टेड हो। सपोज करो 4 इससे कनेक्टेड है, 2 2 से कनेक्टेड है और 3 कनेक्टेड है 2 से। ठीक, अब ये फंक्शन तो है क्योंकि दो एलिमेंट एक से कनेक्टेड है, अलग अलग कनेक्टेड नहीं है, मतलब कि 2 से और 2 3 से कनेक्टेड नहीं है। इस तरफ 2 से कनेक्टेड हो सकते हैं रेंज में, लेकिन इस ये वाला को अधिकार नहीं है कि वो 2 के साथ चला जाए। ठीक, तो ये रेंज वाला हिस्सा माना जाएगा, ये डोमेन वाला। तो अब आपका 3 जो है वो 2 से कनेक्टेड है, तो फिलहाल इसकी डोमेन क्या हो गई, डोमेन हो गए 4 2 3 और रेंज क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी आपकी 1 और 2। ठीक, तो रेंज सेट बी का वो पार्ट है जो सेट ए से कनेक्शन में हो, तो आपकी रेंज कहलाएगी। अदरवाइज 1 2 3 यहां पर क्या हो गए, 1 2 3 आपके कोडोमेन में आ जाएंगे। ठीक, तो इस वाले हिस्से को बोलते हैं हम इमेज। सेट बी के एलिमेंट्स को जो कि सेट ए से कनेक्शन में है उसे बोलेंगे इमेज। सेट ए के एलिमेंट जो कि सेट बी से कनेक्शन में है उन्हें बोलेंगे प्री इमेज। ठीक,
अब इस बिहेवियर के आधार पर हमारे पास दो कंडीशन और जन्म लेती हैं, यहाँ पर जनरेट होती हैं, और वो है डोमेन और रेंज क्या होते हैं। इसे हटा देते हैं हम। डोमेन किसी भी फंक्शन की वो वैल्यू जो हम उस फंक्शन में डालेंगे और वो उसे वेल डिफाइन रियल वैल्यू लेके आएगी। वैल्यू ऑफ x हम x बोल सकते हैं, ठीक। वैल्यू ऑफ x और सेट A which make function well defined और रियल क्या होते हैं? रियल और इमेजिनरी दो टर्म दिखाई जाती हैं, आप जानते हैं। रियल नंबर जैसे कि सपोज करिए हमने रूट के अंदर एक्स स्क्वायर लिया, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती। रीजन बिहाइंड, रूट के अंदर सपोज करो आपने 25 रखा, तो 25 क्या हो सकता है? 5 5 जा 25 और इसका आंसर आपका 5 आ जाएगा। आसान है। लेकिन जैसे ही आपका रूट के अंदर -25 आया तो रूट के अंदर आप -5 और 5 लिखेंगे, क्योंकि एक बार अगर यहां माइनस लगा दिया दो बार माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये माइनस बेचारा बचा रह गया, ये 5 तो बाहर आ गया लेकिन अभी भी रूट के अंदर माइनस रह गया। अब रूट के अंदर माइनस को सॉल्यूशन करने के लिए क्या कर सकते हैं हम? -1 को हम i² मान लेते हैं। क्या? i²। अब -1 को जब हमने i² मान लिया तो उस केस में ये वाला वैल्यू जो निकल गया वो प्लस माइनस आयोटा निकल गया। क्या है? i आपकी एक इमेजिनरी टर्म है जिसने इस टर्म को 5 को इमेजिनेशन में पहुंचा दिया है, एक अलग ही दुनिया में। तो ऐसी कोई भी टर्म जो कि वेल डिफाइन ना हो, वेल डिफाइन क्या होगा फिर? वेल डिफाइन माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक की कोई भी वैल्यू, कोई भी वैल्यू मतलब 0 1 2 उन दोनों के बीच की भी वैल्यू 1.5 1.6 जो कि रैशनल नंबर है, और इरेशनल भी वैल्यू। इरेशनल कैसे होते हैं? जैसे कि √2 √3 या एक ऐसा नंबर जो कि सिर्फ इंक्रीज ही कर रहा हो। इरेशनल क्या हो सकता है? 0.01 001 0001 00001। ये अपने आप में एक इंक्रीजिव ऑर्डर को दिखा रहा है, ये भी आपका इरेशनल नंबर आएगा। तो ऐसे नंबर भी आपके काउंट हो सकते हैं रियल नंबर में, ठीक। तो डोमेन हर वो नंबर में एग्जिस्ट कर जाएगा जो कि होगा, इमेजिनरी टर्म ना हो बस, ठीक। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। डोमेन आ गया तो रेंज क्या आएगा? सीधी सी बात है, डोमेन से कनेक्शन करने के बाद जो भी वैल्यू फंक्शन की आ जाएगी वो है। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन या सेट बी, ठीक। ये किस टर्म पे डिफाइन करेगी? व्हेन छोड़िए, फॉर डोमेन। आपने डोमेन की जो भी वैल्यू डाली हो उस कंडीशन में जो भी उस फंक्शन की वैल्यू आएगी वो आपकी रेंज को दिखाएगी। बस इतना ही है आपका डोमेन और रेंज। चलिए कुछ और केसेस देख लेते हैं। इसमें ग्राफ भी आ रहे हैं काफी सारे, हालांकि एक्सरसाइज में ग्राफ का इस्तेमाल नहीं किया गया है मेरे हिसाब से ज्यादा, क्योंकि 2.3 ये थोड़ा सा गलत कर दिया। एनसीईआरटी भी कुछ ग्राफ्स के क्वेश्चन की कमी दे दी है, मुझे ऐसा लगता है। पर फिर भी लेट क्या कि R है आपका रियल नंबर, तो एक फंक्शन है जो कि रियल टू रियल नंबर में है। रियल टू रियल नंबर मतलब इसका डोमेन और रेंज आपकी रियल नंबर में आएगी, ठीक। तो एक फंक्शन लिखा जा रहा है y = fx = x। इसको हम रियल नंबर या आइडेंटिटी फंक्शन के आधार पर जानते हैं। y = x या y = fx = x, ये आपका आइडेंटिटी फंक्शन है।
अगर इसका आपको ग्राफ खींचना हो तो आप जानते हैं ग्राफ, आपने 9th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है, 0,0 1,0 2,0 3,0। ठीक, अगर हम बात करें -1,0 -2,0 इस तरफ 2-3 पॉइंट नीचे भी ले लेते हैं, 0,-1 0,-2 0,1 और 0,2। ठीक, अगर मैं y x की बात करूं, जब आप x की वैल्यू 0 रखेंगे, जब आप x की जगह पर 0 रखेंगे तब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। मतलब कि एक पॉइंट कौन सा हुआ आपका, ये वाला पॉइंट हुआ, यानी कि ओरिजिन जहां से जाएगा। जब आप x की वैल्यू 1 रखेंगे तब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, x की जगह पर 1 तो y की वैल्यू 1, तो आपका एक पॉइंट जो आ जाएगा वो x पर 1 और y पर भी 1, ये वाला पॉइंट आएगा। जब आप x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू भी 2 आ रही है, तो ये आपकी दूसरा पॉइंट आ गया। ठीक, 2,2। अगर हम -1 रखें x की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू -1 रखें तो यहां पर -1 रखेंगे x की जगह पर, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -1। ये जब आपने x को -1 रखा तो y कितना आया -1, ये वाला पॉइंट आया। जब आपने -2 रखा होगा तो ये आया होगा। देखो जरा, तो क्या जा रही है, एक स्ट्रेट लाइन बन करके हमारी तैयार हो गई, और ये स्ट्रेट लाइन ही आपके इस कर्व को दिखाती है। स्ट्रेट लाइन ही आपके आइडेंटिटी फंक्शन को दिखाती है। अब हमने जो डोमेन रखे, डोमेन का मतलब x की जो वैल्यू रखी है, सीधी सी बात, x की वैल्यू आप 0 1 2 3 4 5 या नेगेटिव में रखे जा रहे हैं, या आप रैशनल नंबर भी रख सकते हैं, 1.2 भी रख के देख सकते हैं। जब आप रैशनल नंबर रखेंगे 1.2 तो 1.2 देखिए इसी लाइन पर आने वाला है ना, दोनों पॉइंट ही इसी लाइन पर आ जाएंगे। तो ये जो वैल्यूज हैं ये -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक सभी चीजों को कंटेन करके रखेंगी, तो आपका जो x आएगा वो रियल नंबर आएगा। और आपने देखा है कि y की वैल्यू x के इक्वल ही है, तो y भी आपका रियल नंबर से ही बिलोंग करेगा। तो डोमेन और रेंज दोनों ही आपके रियल नंबर आ रहे हैं, और इसका कर्व जो जा रहा है वो जा रहा है आपका स्ट्रेट लाइन। बात करते हैं कांस्टेंट फंक्शन की। क्लियर है बेटा आइडेंटिटी फंक्शन? चलिए आते हैं। कांस्टेंट फंक्शन कोई फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर में, अगेन फंक्शन है रियल से रियल नंबर में ही, वेयर y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू c। c यहां पर एक कांस्टेंट दिया हुआ है। कांस्टेंट मतलब जो फिक्स्ड होता है उसे कांस्टेंट कहते हैं, जो वेरी करता है उसे वेरिएबल कहते हैं। वेरी करने का मतलब जो बदलता रहता है, जिसके साथ x या y जुड़ा हो। तो y इक्वल्स टू c ये आपका एक फंक्शन है। मान लेते हैं इसकी वैल्यू 3 है, कितनी 3। तो इस कर्व को अगर आप दोबारा से देखें 0,0 0,1 0,2 0,3 ये वाला पॉइंट आया, या 1,0 1,2 1,2,0 2 3,0। अगर इस कर्व की बात करूं, मैंने अगर आपसे कहा कि c की वैल्यू है 3, तो y की वैल्यू हो गई आपकी 3। तो अगर आपके x की वैल्यू कुछ भी रहे, x की जगह पर आप कुछ भी रखो, लेकिन y की वैल्यू तो c है। c का मतलब ये हमेशा ही c रहने वाली है। हमेशा ही c रहने वाली का मतलब ये लाइन सिर्फ ऐसे जाएगी, देखो जरा। तो x की वैल्यू आपकी -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो y था, जो आपने ये वाली दूरी है ये वाली फिक्स कर दी है, और इसकी वैल्यू आपने बोल दिया 3, तो ये वाली डिस्टेंस 3 ही हो गई। तो जो आपका डोमेन आया, डोमेन मतलब डोमेन कहां से कहां तक जा रहा है, -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट, तो x आ गया आपका रियल नंबर, और y जो बिलोंग करेगा वो बिलोंग करेगा सिर्फ c को। तो किससे बिलोंग करेगा, सिर्फ और सिर्फ c से, यानी कि एक कांस्टेंट वैल्यू से ही बिलोंग करेगा। मतलब कि आपकी डोमेन आपका रियल नंबर आ जाएगा, डोमेन रियल नंबर आ जाएगा, और रेंज आ जाएगी आपकी एक कांस्टेंट वैल्यू c। बस इतना ही है आपका कांस्टेंट फंक्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा।
पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन में इन्होंने बहुत बड़ा फंक्शन लेकर सॉल्व किया है, y इक्वल्स टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस अप टू an(x की पावर n). जो बुक में ग्राफ दिया गया है और वो ग्राफ दिया गया है y इक्वल्स टू x स्क्वायर और x की पावर 3 का और एक 1/x का भी, है ना। जब x की पावर n होती है यानी कि y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू x की पावर n वाली टर्म आती है, और अगर n एक इवन नंबर है, कैसा, पॉजिटिव इवन नंबर है, तब जो कर्व जाता है वो x एक्सिस को छू करके पॉजिटिव डायरेक्शन में निकल जाता है। कैसे, जरूरी नहीं है कि वो यहीं से ही जाए, वो कहीं से भी जा सकता है, लेकिन इन्होंने y इक्वल्स टू x स्क्वायर का केस बोला है। कौन सा, y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू x स्क्वायर, और x स्क्वायर की आप जानते हैं, जब आप x की जगह पर 0 रखेंगे, जब आप x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू जो आ जाएगी वो 0 आ जाएगी, 0 का स्क्वायर 0, तो पहला पॉइंट आपका 0,0 बना। जब आप y की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 की जगह पर 1 ही आपका यहाँ पर कहीं लाई कर रहा होगा। जब आप 2 रखेंगे तो 2 की जगह पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। y की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4, देखिए जरा x की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर कितना आया 1। जब आपने x की वैल्यू 2 रखी है तो x का 2 का स्क्वायर कितना आया 4। जब आप 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर की फॉर्म में बढ़ता चला जाएगा। जब आप 3 रखेंगे तो 3 की जगह पर क्या आ जाएगा, ये 9। तो इसी बिहेवियर के आधार पर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में x स्क्वायर का कर्व जाएगा। इवन नंबर की टर्म्स में जब इवन वैल्यूज आएंगी तो आपका ये कर्व हमेशा इसको छू करके जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन जब ये ओड टर्म होगी, ओड का मतलब यहां पर आएगा ओड, ओड नंबर हो तब, ओड में भी पॉजिटिव ओड, तब ये कर्व आपका ओरिजिन को या किसी भी जगह को, ओरिजिन तो हम सिर्फ लेकर के चल रहे हैं, किसी भी जगह को ये काटता हुआ चला जाएगा। तो इन्होंने जो कर्व दिया हुआ है, ये दिया हुआ है y इक्वल्स टू x की पावर 3 का, ठीक। x की पावर 3 के केस में जब आप 0 रखेंगे x की जगह पर तो 0 आ जाएंगे, एक पॉइंट था 0,0 हुआ। जब आप x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 की जगह पर यहां पर भी 1 आ जाएगा। तो पहला केस तो क्लियर है, 0,1 1,0, ठीक। जब आप x की जगह पर 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8 आएगा, क्या यहां पर 0,8। जब आप 3 रखेंगे तो 3,0, तो 3 3 जा 9 3 जा 27 यहां पर आ रहा है, और इस प्रकार से चल रहा है। जब हम नेगेटिव डायरेक्शन में चलेंगे, नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब x की जगह पर -1,0 रखा, तो जब आप -1 रखेंगे तो -1 की पावर 3 -1 इंटू -1 इंटू -1 1 ही आ जाएगा, और ये वाली टर्म आई कैसा आ जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, माइनस का 1 आ गया, ठीक। जब आप x की वैल्यू -2 रखेंगे, -2,0, तो x की जगह पर जब आपने -2 रखा तो -2 की पावर 3 -2 इंटू -2 इंटू -2, माइनस का 8 आया, और माइनस का 8 नेगेटिव डायरेक्शन में आपको लेकर के जा रहा है, 0,-8। क्लियर है। तो ये जो कर्व जा रहा है वो पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव डायरेक्शन में इसलिए जा रहा है क्योंकि वो x की जो पावर है वो ओड है। कैसी है, ओड। और ओड टर्म का जब मल्टीपल करेंगे तो नेगेटिव भी आ जाएगा और पॉजिटिव भी आ जाएगा। लेकिन इवन नंबर में जब आप कितनी भी नेगेटिव टर्म ले लो, सपोज करो आपने -2 रखी, वैल्यू -2,0, x की जगह पर आप जब -2 रखेंगे और -2 की पावर 2, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तब भी आंसर पॉजिटिव में जा रहा है। तो x की वैल्यू चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हर एक केस में ये वाला जो कर्व है वो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन को दिखाएगा, और ये वाला कर्व हमेशा एक बार पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन को दिखाने वाला है। ये वाला आपका कर्व हो गया कौन सा, x की पावर 3 और x स्क्वायर का कर्व। ये आपको आसानी से समझ में आना चाहिए, और इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा। इसकी पावर जरूरी नहीं है 3 ही दे, एग्जाम में x की पावर 5 या x की पावर 7 देकर के कर्व बनवाएगा, तब भी आपको कर्व ऐसा ही बनाना है। अगर वो ओड टर्म है तब, और इवन है तब ऐसा बनाना है, ठीक। अब बात करते हैं y इक्वल्स टू 1/x की।
इसमें एक चीज और हम देख लेते हैं, हम उसमें ध्यान रखना भूल गए कि एक्स स्क्वायर के केस में हमने देखा था कि एक्स की वैल्यू हम कुछ भी रख लेते थे। तो एक्स की वैल्यू आ रही है रियल नंबर मतलब माइनस इनफाइनाइट से पॉजिटिव इनफाइनाइट तक, मतलब कि जो डोमेन था वो आपका रियल नंबर आ रहा था। और अगर रेंज की बात करें तो रेंज इसमें आ रही थी आपकी 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक आपकी इसकी रेंज आ रही थी। अगर हम बात करें x की पावर 3 की, तो x की पावर 3 में x बिलोंग कर रहा था रियल नंबर से, जबकि जो आपकी y की वैल्यू आ रही थी या जो आपका आंसर आ रहा था वो भी रियल नंबर से ही बिलोंग कर रहा था। रियल नंबर का मतलब वो नेगेटिव इनफाइनाइट से पॉजिटिव इनफाइनाइट की तरफ जा रहा था। ठीक, हम फिलहाल इस चीज पे ध्यान दे देते हैं y = 1/x। हालांकि ये एक हाइपरबोला का फॉर्मूला है, जब हम हाइपरबोला पढ़ाएंगे तो उसे देखेंगे। फंक्शन की अगर हम बात करें बेटा y f(x) = 1/x, ये वाला केस हालांकि एग्जांपल में दे दिया है, फिर भी अगर आपको जानना हो तो ये एक आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और आप इसमें x की वैल्यू और y की वैल्यू रखेंगे, ठीक से देखेंगे इस कर्व को। 1/x, x की वैल्यू अगर 0 हो गई, कैसी 0 हो गई, तो नीचे जितना ज्यादा छोटा नंबर होता जाएगा, 0 के जितना पास में ये जाएगा, उतना ये ऊपर वाली टर्म जो फंक्शन है f(x) वो कहां की तरफ जाएगा, इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। ये बात क्लियर है। अगर किसी भी नंबर में 0 से भाग देते तो वो इनफाइनाइट, तो जब ये कर्व 0 पर जाने का प्रयास कर रहा होगा तब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। मिलेगा नहीं, ये y एक्सिस से मिलेगा नहीं कभी भी, ये कंफर्म मान के चलिएगा। लेकिन ये कोशिश करेगा कि इनफाइनाइट पर जाकर कहीं मिले, लेकिन मिलेगा नहीं। ठीक, क्लियर है। जब आप इसकी वैल्यू 0 रखने की कोशिश करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट पर जाएगा। लेकिन जैसे ही आप इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे, 0 से 1 करा तो 1 ही आ गई। ठीक है, 0 से 1 किया तो 1 ही आ गई, ये लीजिए 1। जैसे ही आपने 1/2 किया, 1/x में x की जगह पर 2 रखा तो कितना आ गया, 0.5, कम हो गया। 2 की जगह पर y की वैल्यू कितनी आ गई, 0.5। जैसे ही आपने 1/3 किया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0.33। मतलब कि 0.3 3 के केस में और नीचे आ गया, 4 के केस में और नीचे आ गया, 5 के केस में और नीचे आ गया, और नीचे आ गया, और ये नीचे आता जा रहा है। तो पहला केस तो ये वाला हो गया कि ये जो कर्व जा रहा है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह बिहेव करेगा, वो ऐसे जा रहा है। एक इस तरफ भी कुछ इसी बिहेवियर पे आएगा। जब आप x की वैल्यू 1 रखेंगे, -1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -1। 2 रखेंगे, -2, देख लेते हैं बेटा। x की जगह पर जब आप -2 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आई, -0.5, ये लीजिए और कम हो गई। जब आपने x की वैल्यू -3 रखी तो 1/-3, ये वैल्यू आ गई 0.33 या 9.33, वो भी नेगेटिव में, और पीछे आ गई, मतलब कि कहीं यहां ही जाके मिल रही होगी 0.33। अगर 1/-4 रखा तो आपने कितनी वैल्यू आ रही है, 0.25, मतलब इससे भी थोड़ा सा ऊपर 0.25, और पास में पहुंच रही है। लेकिन ये मिल नहीं रही है। मिलेगी कब, जब यहां पर आप 0 रखेंगे, और जब आप 0 रख देंगे तो उस केस में ये वाली टर्म कैसे हो जाएगी, ये वाली टर्म तो देखो कहां जा रही है, इनफाइनाइट। कहां पर, इनफाइनाइट पर जा रही है। तो 0 के केस में इनफाइनाइट पर जा रही है, बाकी सब आपका पॉजिटिव और नेगेटिव की तरफ। मतलब ये जो कर्व जा रहा होगा, ये अभी अगर आपको क्लियर नजर नहीं आ रहा है तो कुछ इस बिहेवियर पर दिखाई दे रहा है, थोड़ा दूर बना देते हैं, ऐसा कुछ बन रहा होगा। और ये आपका एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। क्या है, ये आपका एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। क्लियर है बेटा। चलिए मॉड्यूलस फंक्शन स्टार्ट करते हैं। मॉड्यूलस फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन ये बिलोंग कर, डिपेंड करता है r से r पर, और इसको हम दिखाते हैं f(x) = mod x। आपको याद है y = x का हमने अभी भी एक कर्व खिंचवाया था, y = x का कुछ इस बिहेवियर पर था वो, जो कि आपका एक स्ट्रेट लाइन जा रही थी।
हमने यहाँ पर एक मिरर रख दिया है। मिरर मतलब एक शीशा। जब आप शीशे को देखेंगे तो ये जो लाइन है शीशे के दूसरी तरफ कुछ इस बिहेवियर की तरह दिखाई देगी, इस प्रकार से जाती हुई दिखाई देगी। तो मॉड्यूलस ने का काम क्या होता है कि एक्स एक्सिस या नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ हमने एक मिरर रख दिया, जिसकी वजह से जो कर्व हो गया ये पॉजिटिव हो गया। अब पॉजिटिव हो जाने का मतलब उसमें क्या आ रहा था y x के केस में, आपको याद है जब आप x की वैल्यू नेगेटिव रख रहे थे तो नेगेटिव ही आंसर आ रहा था। y की x की वैल्यू अगर आप पॉजिटिव रखते थे तो y की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आती थी। अगर इस केस की बात करें तो ये फंक्शन mod x जो आपका है वो कुछ इस बिहेवियर पर होगा कि इसकी वैल्यू x होगी अगर x ग्रेटर देन 0 होगा, x लेस देन 0 होगा तो इसकी वैल्यू -x होगी, और अगर x 0 होगा तो इसकी वैल्यू 0 होगी। लेकिन बुक में जो लिखा हुआ है वो इन्होंने x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर x ही लिखा हुआ है। ठीक, उस चीज को आप एक बार देख लीजिएगा। और x लेस देन 0 पर इन्होंने नेगेटिव x लिखा है। सपोज करो मोड x के अंदर की कोई वैल्यू लिख लेते हैं, है ना। मोड x के अंदर अगर -3 है तो -3 की जो रियल में आंसर आएगा वो नेगेटिव होने की वजह से, अगर ये लेस देन है तो नेगेटिव में खुलेगा। अगर मैं सपोज करता हूं मोड x और x इक्वल्स टू -3 पर इसका आंसर बताइए। x इक्वल्स टू -3, तो जब ये लेस देन 0 है तो मोड x जो ओपन होकर आएगा वो आएगा -x। तो x मोड x की वैल्यू कितनी हो गई -x, और x की वैल्यू आपने कितनी दे रखी है तो माइनस इंटू -3। इसका मतलब आंसर कैसा आया 3। आप कुछ भी x की वैल्यू रखेंगे वो हमेशा कैसी आने वाली है, पॉजिटिव आने वाली है। और वो इस चीज के ग्राफ में भी दिखाई दे रहा है कि आपने जब x की वैल्यू प्लस में रखनी शुरू करी, प्लस में मतलब 1 2 3 4 5 6, और माइनस में रखनी शुरू करी -1 -2 -3 -4, तो दोनों ही केसेस में आपके आंसर सिर्फ पॉजिटिव ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इस केस में जो डोमेन होगा, डोमेन वो ऑल रियल नंबर हो सकते हैं, और आपका जो रेंज आएगा, रेंज 0 से स्टार्ट हुआ है और पॉजिटिव इनफाइनाइट तक कहीं तक भी जा सकता है। मतलब कि पॉजिटिव रियल नंबर है, कैसा 0 से लेकर इनफाइनाइट तक आपका कुछ भी इसका रेंज में आ सकता है ऊपर की तरफ। ठीक, आसान है। इस पर क्वेश्चन काफी सारे आते हैं, काफी सारे बनते भी हैं। ये मॉडुलस फंक्शन हालांकि 11th क्लास में इतना बल्क में दिया हुआ नहीं है फिर भी, लेकिन जब हम अपना आईआईटी वाला सेक्शन कराएंगे तब इसे बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक, बात करते हैं सिग्नम फंक्शन की। सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन फंक्शन है R से R में कुछ इस बिहेवियर पर आधारित है कि इसकी वैल्यू जब x ग्रेटर देन 0 होगा तब इसकी वैल्यू 1 होगी, x लेस देन 0 होगा तो -1 होगी, और x इक्वल्स टू 0 पर इसकी वैल्यू 0 होगी। देखिए जरा ये चीज लाइन समझ में आ रही है क्या? इसकी वैल्यू जब आपका x ग्रेटर देन 0 है तो 1 ही होगी हमेशा। इसे हम SGN से दिखाते हैं, सिग्नम ऑफ x। उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। अगर हम इसे कर्व के आधार पर भी देखा जाए तो ये कांस्टेंट फंक्शन की तरह बिहेव करेगा। कैसे? क्योंकि हमारा इसकी x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, ये लीजिए 1 जा रही है, तो जब x लेस देन 0 था तो इसकी वैल्यू कैसी हो जाएगी आपकी -1, और x इक्वल्स टू 0 पर आपकी ये वाली 0 की ही वैल्यू आपको ये दिखाएगा। ठीक, तो सिग्नम फंक्शन की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन x पर 1 और लेस देन x पर आपकी नेगेटिव में -1। ये वाला आपका कर्व जो होगा वो आपका सिग्नम फंक्शन की वैल्यू को दिखाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, टॉपिक है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसे हम डिनोट करते हैं कुछ इस प्रकार से, कैपिटल x के ऊपर ब्रैकेट लगा करके, ओपन ब्रैकेट लगा करके, और
it has the value less than or equals to सपोज करो x की कोई वैल्यू है, वो -1 और 0 के बीच में लाई कर रही है, तो आपके जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इसकी वैल्यू होगी -1। ठीक, अगर x की वैल्यू बिलोंग कर रही है -2 से -1 के बीच में, तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इसकी वैल्यू जो आएगी वो -2 आएगी। अगर इस चीज को अभी भी हमें समझ में नहीं आ रहा तो हम क्या कर सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर 1.2 रखेंगे। 1.2 की दो वैल्यूज के बीच में आ रहा है, एक 1 के और एक 2 के, है ना। 1 के बाद क्या आता है 1.1, 1.2, 1.3, तो यहाँ पर 1.2 आया है, तो 1.2 जो आ गया वो आपका 1 और 2 के बीच में आ रहा है, और तो इसकी वैल्यू अगर आप लिखना चाहेंगे तो आप लिखेंगे 1। ठीक, अगर ये एक इंटीजर है, क्या सिर्फ एक इंटीजर है, इंटीजर का मतलब इसकी वैल्यू 2 ही दे रखी है, तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली 2 ही आ जाएगी। तो x जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू अपने आप के ही इक्वल आ जाएगी, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू x के इक्वल आ जाएगी अगर x बिलोंग कर रहा है किसी इंटीजर से। अगर किसी x इंटीजर से बिलोंग नहीं कर रहा है, इंटीजर से बिलोंग नहीं कर रहा है, या इंटीजर को z कह देते हैं, z से या z नॉट से, या रैशनल नंबर से बिलोंग कर रहा है 1.2, 1.1, 1.5 किसी से भी बिलोंग करता है, तो उसमें इसकी जो वैल्यू आएगी उस नंबर में से, किस नंबर में से, जो है उसके जो पहले वाला इंटीजर होगा उसके इक्वल आप इसकी वैल्यू लिख देंगे। ठीक, जैसे कि 1.2, तो 1.2 से पहले क्या आता है 1 और बाद में क्या आता है 2, तो इसके पहले वाला जो पार्ट है ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आपकी 1 को शो कर देगी। ठीक, अगर इसके अंदर -2.35 होता, सपोज करें -2.35, तो -2 की जो वैल्यू आती है इससे पहले क्या आ सकता है, एक है एक वैल्यू आएगी आपकी -2 और इधर आएगा आपका -3। आप इस बात को जानते हैं कि इस तरफ जब नेगेटिव डायरेक्शन में जाते हैं तो 0 आता है, 0 के बाद -1, -2 और -3। ठीक, तो इस तरफ -3 आ रहा है और इस तरफ -2, और हमने पढ़ा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, या तो लेस देन होगी या इक्वल्स टू होगी। तो लेस किसके इक्वल आ रहा है, लेस आ रहा है -3 के, तो -2.35 की जो वैल्यू आ जाएगी वो नेगेटिव इंटीजर है, तो फिर आपकी वैल्यू आई -3, जो कि इससे कम की तरफ होगी। ठीक, क्लियर है बेटा? आगे बढ़ते हैं, इसमें हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन भी देख सकते हैं। दो फंक्शन है, अलजेब्रा ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन, अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन, बुक में जो लिखा हुआ है वो है अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन। तो दो फंक्शन दे रखे हैं आपके, हालांकि इसके न्यूमेरिकल है नहीं, फिर भी fx इक्वल्स टू, हम कोई एग्जांपल लेके चलते हैं, x² और gs x इक्वल्स टू x + 1। अगर आपसे इसका समेशन पूछा जाए कि इन दोनों का सम क्या होगा, fx + gx कितना होगा, तो आप इसे सिंपली ऐड कर देंगे x² + x + 1। ठीक, अगर आपसे सब्ट्रैक्शन पूछा जाए fx - gx, तो आप डायरेक्टली लिख देंगे x² - x + 1, यानी कि x² - x - 1। अगर आपसे इन दोनों का प्रोडक्ट पूछा जाए fx.gx, तो आप लिखेंगे fx से आपका x² और gx से आपका x + 1, इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी कि x² x + 1, यानी कि x³ + x²। ठीक, अगर आपसे इसका दो फंक्शंस का डिवाइड करने के लिए बोला जाए तब x² x + 1। तो ये आपका सिंपल अलजेब्रा है जो आपकी मैथमेटिक्स में इस्तेमाल होता है, वैसा ही कुछ फंक्शंस के केस में भी है कि आप इनको जोड़ना हो, घटाना हो, डिवाइड या मल्टीप्लाई हो, तो आप उसे एक डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ठीक, चलिए हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, एक्सरसाइज नंबर 2.3, और हम आगे चलते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन, फर्स्ट पार्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन, ये बताना है कि इन सब में से कौन सा रिलेशन है जो फंक्शन है, और अगर है तो इसकी डोमेन एंड रेंज। इफ इट इज फंक्शन देन फाइंड डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज। तो पहला केस देख लेते हैं। फर्स्ट केस दिया हुआ है 2 1 5 1 8 1 11 1 8 1 11 1 14 1 17 1 14 1 और 17 1। और हमने किसी भी वैल्यूज को फंक्शन बनाने के लिए जो कंडीशन बताई थी वो क्या बताई थी, आपको अगर ध्यान हो, हमने ये बताया था कि इधर सेट ए में और सेट बी में जो एलिमेंट हैं इस एक फंक्शन की वैल्यू इससे हो सकती है, इससे हो सकती है, अलग अलग सेपरेट हो सकती है, तब ये फंक्शन होगा। बिल्कुल करेक्ट है। अगर केवल ये सभी किसी एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड हो तब भी ये फंक्शन हमने बताया था, ठीक। तो इस केस में क्या हो रहा है कि दो भी आपका एक से कनेक्टेड है, 5b 1b 8b 11b 14 और 17। इस तरफ के जो एलिमेंट हैं इस तरफ सिर्फ एक ही एलिमेंट दिखा दिया है 1, और इस तरफ के जो एलिमेंट दिखा दिए उस बहुत सारे दिखा दिए 2 5 8 11 14 और 17, और ये सारे के सारे एलिमेंट केवल 1 से कनेक्टेड हो गए, है ना। अगर डोमेन रिपीट हो रहा है तब वो फंक्शन नहीं होगा। इसमें डोमेन रिपीट हुआ ही नहीं है, रेंज रिपीट हो रही है। देखो हर एक का आंसर सिर्फ एक ही आ गया है, सभी का आंसर एक ही आ गया, तो आपकी जो रेंज है, रेंज तो बार बार आ रही है, रेंज बार बार आ रही है, ठीक। और डोमेन सब अलग अलग है, और डोमेन सब अलग अलग है, तो ये क्या हो गया आपका, इट इज ए फंक्शन। और फंक्शन है तो इसका डोमेन होगा, डोमेन क्या हो जाएंगे आपके 2 4 16, और फंक्शन है तो इसके डोमेन हो गए आपके पहले एलिमेंट क्या 2 5 8 11 14 और 17, ठीक। अगर रेंज की बात करें, रेंज हो जाएगा आपका सिर्फ 1। क्लियर है। इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं बेटा, पार्ट की तरफ चलते हैं, इस साइड करते हैं। Second part is 2, 1, 4, 2, 6, 3, 8, 4, 10, 5, 12, 6 and 14, 7। इसे अच्छे से ऑब्जर्वेशन में देखें, 2 4 6 8 10 12 and 14, इसमें हर एक एलिमेंट अपने दूसरे एलिमेंट के साथ, एक सेपरेट एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है। जितने भी एलिमेंट हैं आपके लेफ्ट हैंड साइड में, जो सेट ए का पार्ट है और जो सेट बी का पार्ट है, दोनों में सभी एलिमेंट अलग अलग कनेक्टेड हैं, तो ये आपका एक फंक्शन की तरह बिहेव करेगा। फंक्शन है, अगर फंक्शन है तो ये वाले सारे एलिमेंट क्या हो गए आपके डोमेन, और सेट बी का जो वाला हिस्सा है ये वाला आपके क्या हो गए आपके रेंज। आसान है, आप चाहे तो ऐसे डायग्राम बना करके एग्जाम में कर सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
थर्ड पार्ट इज 1 3 1 5 और 2 5। इसको देखिए जरा, हमने कहा था कि केवल डोमेन रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर वो कोई भी पार्ट हो 1 2 3 5, इसमें क्या हुआ है कि डोमेन का रिपीटेशन हुआ है, मतलब कि एक ही डोमेन जो यहां पर 1 लिखा हुआ है ये आपका 3 के साथ भी कनेक्टेड है और 5 के साथ भी कनेक्टेड है, मतलब एक ही डोमेन है और वो 2 के साथ जा रहा है। अगर किसी भी फंक्शन में एक डोमेन होगा और वो 2 वैल्यू देगा, ऐसा आसानी से संभव नहीं है। तो ऐसा कैसे संभव होगा कि एक डोमेन हो कि एक किसी वैल्यू में 2 वैल्यू डाली जाए। जैसे फंक्शन f(x)(x²) ले लीजिए, सपोज करते हैं आपका इसकी वैल्यू आपने ली 2, तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, एक ही वैल्यू दिखा रहा है। लेकिन ऐसा संभव है कि क्या उसके 2 आंसर आ जाए, 4 के अलावा 8 भी आ जाए? तो ये वाला केस संभव नहीं हो सकता, तो ये फंक्शन नहीं है। ठीक, इसका अपोजिट तो हो सकता है। अगर सपोज करो y(x²) है और y की वैल्यू आपकी 16 देती है, ठीक, तो आपकी जो x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है ±4। ये तो संभव है कि आपकी रेंज तो 2 आ सकती है, लेकिन जो आपके डोमेन है वो 2 नहीं आ पाएंगे, वो सिर्फ एक बार ही होगा। तो एक डोमेन एक के साथ रिलेशन में है, ठीक। लेकिन अगर ये होता ऐसा कि ये भी इसके साथ कनेक्टेड होता, 1 3 के साथ कनेक्टेड और 2 3 के साथ कनेक्टेड, तो ऐसा संभव हो सकता है कि डोमेन हमने 2 डाल दिए और दोनों का रिजल्ट आपका सेम आ रहा हो। तो ऐसे केसेस में ये फंक्शन है दूसरा वाला पार्ट, और इसके पहले वाली जो डायग्राम था वो फंक्शन नहीं था। तो फिलहाल यहाँ पर क्योंकि डोमेन आपका यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, 2 बार 1 आ गया, तो ये केस फंक्शन में नहीं आएगा, इसे हटा देते हैं बेटा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, find the domain and the range of the following function. Find the domain and the range of following function. Following function, तो फंक्शन क्या दिया हुआ है वो हम देख लेते हैं। f(x) की वैल्यू दी है माइनस का mod x। हमने f(x) = mod x का ग्राफ देखा था, आपको याद है, और mod x की वैल्यू जब आपको ग्राफ कुछ इस बिहेवियर पर था, ऐसा कि आप x की कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं -∞ से +∞ तक, ये कर्व तो जाता जाएगा, इनफाइनाइट तक चलता जाएगा mod x है। तो x की वैल्यू आप कुछ भी डाल सकते हैं कि इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 18 8,000 8 लाख 8 करोड़ और इनफाइनाइट तक जा सकती है। मतलब जो x आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका रियल नंबर। रियल नंबर मतलब -∞ से +∞ तक कुछ भी, रैशनल हो इरैशनल हो इंटीजर हो, सब कुछ सुना जाएगा। लेकिन जब मोड की बात करें तो मोड की जो y की वैल्यू आ रही है वो हमेशा कैसी आ रही है? तो जो y वाला पार्ट है, जो f(x) वाला पार्ट है, जब आपने ग्राफ खींचा तो आपने देखा ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सब कुछ तो पॉजिटिव ही हो गया। इसका मतलब ये कर्व ये कहना चाह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। अब ये mod x की वैल्यू पॉजिटिव है, कैसी? mod x की वैल्यू कैसी आती है? हमेशा पॉजिटिव। अगर आपने मोड के अंदर आपको -3 रखना है तो नेगेटिव होने पे ये अपने आप ही माइनस हो जाएगा, तो -3 कैसा आ जाएगा? 3। ठीक, तो इसके अंदर की वैल्यू हमेशा जब पॉजिटिव होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी, और इसके आगे मैंने माइनस लगा दिया, तो हमेशा पॉजिटिव के साथ अगर नेगेटिव आ जाए तो ये क्या हो जाएगी? हमेशा नेगेटिव। इसकी वैल्यू कैसी हो गई? हमेशा नेगेटिव। लेकिन एक कंडीशन ऐसी है जब इसकी वैल्यू 0 रखोगे आप, इस वाले केस में, ओरिजिन वाले केस में, जब आपने x की वैल्यू 0 रखी होगी, उस केस में इसकी वैल्यू कितनी जाएगी? 0। तो फिलहाल अगर हम इसकी बात करें तो इसका रेंज क्या आ रहा है? रेंज आ रहा है -∞ से
0 और 0 को काउंट करना पड़ेगा। आसान है, क्लियर हो गया बेटा? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट पर चलते हैं। fx इक्वल्स टू रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। हमने इसके ऊपर एक क्वेश्चन सोल्व कराया था अभी। तो रूट के अंदर 9 आएगा तो आप इसका आंसर निकालोगे प्लस माइनस का 3, यही बोलते हैं ना, 3 3 जा 9, 3 इंटू 3 3 3 जा 9 और ये आ गया प्लस माइनस का 3। अगर ये 9 की जगह होता -9 तो आप बोलते सर इस ऐसा करते हैं -1 इंटू 9 लिख देते हैं और -1 को मैं आई स्क्वायर कह देता हूं। क्या -1 को आई स्क्वायर कह देता हूं, तो ये आई स्क्वायर 9 हो गया, तो इसका वैल्यू आ गई +-3i, +-3i। आई क्या है? आई एक इमेजिनरी टर्म है, इमेजिनरी टर्म। अब इससे पहले वाली जो वैल्यू आई थी +-3i, ये कैसी थी? रियल। ये जो दूसरे वाले केस में आई, ये कैसी आई है? ये आई है इमेजिनरी। इमेजिनरी क्या होती है? जो ख्वाबों की दुनिया में हो। जैसे ख्वाबों की दुनिया में हम भी खो जाते हैं, तुम भी खो जाते हो, वैसी वाली दुनिया में। तो ये इमेजिनरी लाइफस्टाइल। तो हमें इसके एक चीज समझ में आई कि हमें आंसर क्या निकालना है? रियल टू रियल। हमने हर एक क्वेश्चन में एक चीज लिखी थी, याद हो आपको, जो फंक्शन पढ़ाए थे, तो हमने लिखा था fx r/r, याद है? r/r का मतलब r/r रियल वैल्यूज से रियल वैल्यू में ही जाएंगे, रियल से रियल नंबर में। इमेजिनरी दुनिया में जाने की इच्छा नहीं है हमारी। तो जब इसके अंदर नेगेटिव ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, तो इसके बाद इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है? संभवतः ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। क्लियर है? क्योंकि रूट जो होता है, स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही चाहता है। तो जब ये पॉजिटिव वैल्यू चाह रहा है तो लिख देते हैं x² ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0 -9, ये 9 इधर भेज दिया बेटा हमने। -x² ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू -9। माइनस से माइनस जब कैंसिल होता है तो जो साइन आएगा वो लेस देन एंड इक्वल्स टू 9 आएगा। ठीक? अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूं तो ये आ जाएगा +-3। 9 का +-3 स्क्वायर रूट लिया है। और जब ये लेस देन आता है तो आप इसकी वैल्यू लिखते हो कि एक बार अगर इसे मैं ठीक से लिखूं, मोड का x का स्क्वायर करके लेस देन और इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर कर दूं, तो एक बार ये x जो आएगा वो आएगा लेस देन इक्वल्स टू 3, मोड हटा देते हैं अब 3, और ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू -3, ये आपके x की वैल्यू आएगी। ठीक? ये मोड 3 का स्क्वायर है या x का स्क्वायर है, x² इक्वल्स टू 9। 9 को आप लिखते हैं 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मतलब +- के 3 का स्क्वायर, एक बार प्लस के 3 का स्क्वायर और एक बार -3 का स्क्वायर। अब क्योंकि ये x² है पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव है तो -3 तो उससे तो सीधी सी बात है बड़ा होने वाला है, और 3 से कैसा होने वाला है कम। फिलहाल आपको ये x की वैल्यू ठीक लगी, तो x आया है आपका बिलोंग कर रहा है -3 से 3। ठीक? -3 से 3, और -3 और 3 को शामिल किया जाएगा। शामिल करने के केस में हम ओपन ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, आपको पता है। तो ओपन ब्रैकेट का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं हम? जब यहां पर मैं -3 रखूंगा, सपोज करें, तो -3 का स्क्वायर कितना आया? 9 - 9 0 तो वैलिड वैल्यू है, इमेजिनरी दुनिया में नहीं लिखी जा रही है। अगर मैं बात करूं +3 की, तो 3 का स्क्वायर 9 - 9 तो भी 0 आ रहा है। ठीक? तो इसकी वैल्यूज कहां से कहां तक जाएंगी वो हम जानना चाह रहे हैं। ये तो आपका डोमेन आ गया, x की वैल्यू आपकी आ गई, डोमेन। ठीक? अब जो आपको वैल्यू काउंट करनी है वो काउंट करनी है -3 -2 -1 0 1 2 और 3। इन सभी की वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर, और जो भी आपका आंसर आ जाए वही आपका आंसर है। करो जरा एक बार। हमने x की वैल्यू -3 रख के देखी, एक बार आप -2 रख के देख लेते। -2 का स्क्वायर तो कितना आया? 9 - 4 यानी कि स्क्वायर रूट में 5। कैसी वैल्यू आ रही है? पॉजिटिव। जब आप -1 रखेंगे, 9 - 1 का स्क्वायर तो 9 - 1 8।
क्लियर हो रहा है? इसकी जो वैल्यूज आ रही है वो जीरो से प्लस की तरफ जा रही है। कहां से? जीरो से ऊपर, जीरो से ऊपर। लेकिन कहां तक जाएंगी? जब आप x की वैल्यू जीरो रखोगे, जब आप x की जगह पर जीरो रखोगे तो लो जीरो का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट में 9 माइनस जीरो, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। कैसी वैल्यू आई है? 3। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो जीरो से लेकर 3 तक आ रही है, वो है आपकी रेंज। क्लियर है? तो जो डोमेन आया वो आया -3 से 3। अब -3 से 3 में आपने ये वाली वैल्यूज निकाली, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, और इन्हीं वैल्यूज को आपने इसके अंदर रख दिया तो आसानी से आपकी 0 से लेकर 3 तक की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक, इतना आसान है और क्लियर भी हो जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन, फाइंड ए फंक्शन f is defined by fx equals to 2x minus 5। ठीक, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ, ये क्वेश्चन काफी इजी लग रहा है मुझे और इसे एक ही बारी में निपटाएंगे। f7 और थर्ड केस है f-3। तीन केस है, तीनों केस कर देते हैं। तो fx की वैल्यू कितनी दी है? 2x minus 5। इसे लिख देते हैं बेटा, fx equals to 2x minus 5, और x की वैल्यू क्या दी है आपकी? 0। x की वैल्यू पहले केस में क्या दी है? 0, तो रख देते हैं 2 into x minus 5, तो 2 into 0 minus 5, तो माइनस का 5। ठीक, पहला केस हो गया। दूसरे केस में x की वैल्यू कितनी दी है? 7, तो f7 कितना आया? 2 into 7 minus 5। यहाँ पर जो इक्वेशन दी है 2x minus 5 में, वहां पर x की जगह पर 7 रखा है। 2 7 या 14 minus 5 9। f-3 की बात करें, इक्वल्स टू 2x minus 5, तो 2 into -3 minus 5, -6 minus 5 minus का 11। तो ये आपकी तीन वैल्यूज आई हैं, एक आपकी f0 पर, एक f7 पर और एक f-3 पर। केवल आपने x की जगह पर एक बार 0 रखा है, 7 और -3। और देख लेते कुछ और तो नहीं पूछा इसमें? और नहीं पूछा बेटा, यही है। अब इसमें अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए डोमेन और रेंज पूछ लिए जाते तो कोई खास ऐसा आंसर था नहीं। यही आपका डोमेन में आ जाता, या आपका 0 डोमेन में आ जाता, या आपका रेंज में आ जाता। अगर ये तीनों कंबाइंड करके आते तो क्वेश्चन थोड़ा मजेदार हो जाता, लेकिन डायरेक्ट है तो आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। The function T maps the temperature in degree Celsius. The function T maps the temperature in degree Celsius or into the temperature in degree Fahrenheit, into the temperature in degree Fahrenheit, और TC बोला है, TC इक्वल्स टू 9/5C प्लस 32 ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। 9/5C प्लस 32, तो एक T0, T28, T-10 की वैल्यू पूछेंगे। फर्स्ट केस है T0, सेकंड केस है T28, T-10, थर्ड केस है T-10।
एक बार जो C है TC, क्या बोला है यहाँ पर TC, यानी कि जो वैल्यूज इसके अंदर रखी जाएंगी वो किसकी होंगी, C की। ये तो आसान है, ये वाली चीज अंडरस्टैंडिंग में आ जानी चाहिए। TC मतलब इसके अंदर की जो वैल्यू है C वो दी हुई है। C की वैल्यू यहाँ पर 0 दी है, 28 यहाँ पर 10 रख लेते हैं। पहले वाले केस में 9/5 इंटू C की जगह पर 0 प्लस 32, तो T0 कितना आया, ये वाली टर्म का क्या हो गई आपकी 0, 0 प्लस 32, तो आपका T0 कितना आ गया, वो आया 32। क्लियर है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये जो आंसर आया है T0 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को दिखा रहा है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड में या 0 डिग्री सेल्सियस में कितना फ़ारेनहाइट होता है ये बताने की कोशिश करिए, सिर्फ C की जगह पर 0 रखकर। अगर टेम्परेचर हमारे एनवायरनमेंट का 28 डिग्री सेल्सियस है तो आपकी T20 फ़ारेनहाइट में कितना होगा, इंटू 28 प्लस 32। ठीक, एलसीएम ले लीजिए, 9 7 63 9 72 9 72 2 7 9 18 2 20 और 5 25 252 प्लस 5 32 जा कितना आ जाएगा बेटा, 160 अपॉन 5। ठीक, और सोल्व कर लीजिए, 2 6 5 11 का 1 कैरी 1 2 और 1 3 और 1 4 अपॉन 5। ये आपका 412 पॉइंट डिवाइड बाय 5, ये आपका टेम्परेचर आ जाएगा इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर आपको डिवाइड करना है तो आप डिवाइड भी आसानी से कर सकते हैं। 5 से 4.2 में 5 8 जा 40 1 2 5 2 जा 10 2.05 20, तो कितना आया है 82.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। 82.5 डिग्री फ़ारेनहाइट ये आपका टेम्परेचर आ गया 28 पर। अगर जब टेम्परेचर -10 था डिग्री सेल्सियस में तो फ़ारेनहाइट में कितना था, -10 प्लस 32, 5 2 जा 10 9 2 18 -18 प्लस 32, 32 में से 18 घटा दीजिए, 12 में से 8 में 4 2 में से गया 1, 14 डिग्री फ़ारेनहाइट ये आपका टेम्परेचर आया है -10 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस के लिए। तो ये जो C वाले केस दिए हुए टेम्परेचर दिया हुआ है आपका सेल्सियस में, और इधर वाला जो हमने C की सिर्फ वैल्यूज रखी हैं और ये आंसर हमने निकाला है फ़ारेनहाइट में। क्लियर है बेटा? चलिए इसका फोर्थ पार्ट और देख लेते हैं हम। चलिए बेटा इसका फोर्थ पार्ट और देख लेते हैं। Find the value of C for TC equals to 212। TC जो दिया हुआ है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट बोला है, और C की वैल्यू पूछी है, तो TC की वैल्यू इस बार दे दी है, तो TC equals to 9/5C प्लस 32, तो TC की वैल्यू दी है 212 equals to 9/5C प्लस 32। 32 को इधर भेज देते बेटा, 212 minus 32 equals to 9/5C। 2 में से 2 गए 0, 21 में से 3 गए 11 में से 3 गए 9 8 और 1 180 आया। 9/5C equals to 180, 9 2 जा 18, 5 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे, C कितना आया है 20 into 5 100, तो C की वैल्यू आई है सिंपली आपकी 100। ठीक से देखेंगे, सिर्फ TC की जगह 212 रखा है, 32 को इधर भेजा तो माइनस में गया और 180 आया, और 9/5C को सिंपली आपने 180 के इक्वल रख के इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे डिवाइड कर दीजिए, 180 into 5/9 ये सोल्व किया है और आपका 100 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर आ गया। तो ये इन्होंने रिवर्स किया। रिवर्स करने का मतलब ये जो टेम्परेचर दिया हुआ है ये डिग्री फ़ारेनहाइट का दिया हुआ है, और पूछा क्या है टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस का। अगर एग्जाम में सिर्फ फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस ही पूछ लिया जाए तो उस केस में आप फंसिएगा नहीं। अगर फ़ारेनहाइट दिया तो ये वाली में रखना है, और सेल्सियस बोल दिया तो इसमें रखना है, वैल्यूज आसान है। चलिए नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। Find the range of following function. Find the range of following function.
फंक्शन दिया हुआ है fx इक्वल्स टू 2 माइनस 3x और x बिलोंग करता है रियल नंबर से और x की वैल्यू है ग्रेटर देन 0। ग्रेटर पे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 बोला है। स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है इसकी वैल्यू 0 से बड़ी ही होगी। 0.1 0.2 0.3 1 1.1 1.2 कुछ भी हो सकती है, 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक जाएगी, लेकिन पॉजिटिव में जाएगी। ये चीज क्लियर है। x बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक सारे नंबर होते हैं जो कि आपके रैशनल में हो या इरेशनल में हो, लेकिन x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 का मतलब 0.1 0.2 और 1 2 3 4 2 अप टू इनफाइनाइट तक ये आपकी डोमेन दिया हुआ है। क्या डोमेन? डोमेन की वैल्यू जब आप इसमें रखेंगे तो आपकी फंक्शन की वैल्यू देख लीजिए आप कितनी आ रही है। तो 2 माइनस जब आप 0.1 रखें या 1 रखेंगे तब 3 into 1 2 minus 3 minus 1। ठीक। जब आप 0 रखेंगे तब क्या आएगा? जब आप 0 रखेंगे 2 minus 3 into 0 2 आएगा, लेकिन 2 काउंट नहीं करना है, इसको काउंट नहीं करना है। ठीक, क्योंकि स्ट्रिक्टली बोला है, स्ट्रिक्टली बाहर, उससे बड़ा चाहिए। अब और इससे बड़ी वैल्यू रख के देख लेते हैं। 2 minus 3 into 2 2 minus 6 minus 4 2 minus 3 into 3 रख के देख लो 2 minus 9। इसकी जो वैल्यूज है वो नेगेटिव में जाती जा रही। कैसे नेगेटिव में? डोमेन आपका पॉजिटिव दे दिया है, वैल्यूज आपकी नेगेटिव में आ रही हैं। इसका मतलब जो इसकी रेंज आएगी वो कहां से कहां तक आएगी? माइनस इनफाइनाइट से कितनी आ सकती है? अगर आपकी वैल्यू x की इनफाइनाइट भी रख दें तो ये नेगेटिव इनफाइनाइट आ गई, क्योंकि माइनस लगा हुआ है सबके आगे। तो नेगेटिव इनफाइनाइट से कहां तक चलेगा? मैक्सिमम वैल्यू कहां तक बोली है? जब आपकी x 0 है, 0 में 2 आ रहा है, लेकिन 2 को हमें काउंट नहीं करना है। और जब काउंट नहीं करते हैं तो हम उसे दिखाते हैं क्लोज्ड इंटरवल से। क्लोज्ड इंटरवल होता है ऐसा, ओपन इंटरवल होता है ऐसा, क्लोज्ड इंटरवल होता है ऐसा। तो इसे हम दिखाएंगे क्लोज इंटरवल से 2 से, मतलब कि माइनस इनफाइनाइट से सारी वैल्यूज को काउंट कर लीजिए जो हम निकाल रहे थे। यहाँ पे -4 -2 -9 आपका -7 आ गया होता, तो सारी वैल्यूज आ जाएंगी एक्सेप्ट माइनस इनफाइनाइट और 2 पर क्लोज इंटरवल। ये आपकी रेंज आ गई। चलिए दूसरे केस पर चलते हैं। केस नंबर 2। तो रेंज निकालने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप डोमेन क्लियर कर लें। ठीक। सेकंड, fx इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2। x इज ए रियल नंबर। x इज ए रियल नंबर। x इज ए रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब हमने बता भी रखा है बहुत बार कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट सारी वैल्यू, -3 -2 -1 और इनके बीच वाली भी 1 1/2 -1/2 -1/3, जो भी आपकी वैल्यूज आ रही हैं उन सब की हम बात कर रहे हैं। ठीक, ये रियल नंबर में आई। अब समस्या यहां पर है कि यहां x स्क्वायर में दे दिया है। x स्क्वायर में देने का मतलब x के अंदर आप -2 रखोगे तो -2 का स्क्वायर भी 4, -1 रखोगे तो -1 का स्क्वायर भी 1, 2 रखोगे 2 का स्क्वायर भी 4। सब कुछ पॉजिटिव में लेके जा रहा है जबरदस्ती, सब कुछ पॉजिटिव में। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या आ सकती है? बड़ी तो हमें पता चल गई, बड़ी तो इनफाइनाइट तो जरूर आने वाली है, सब कुछ पॉजिटिव में जा रहा है। अगर सब कुछ पॉजिटिव में जाने वाला है तो सीधी सी बात है आगे तरक्की करने वाला है, ग्रोथ हो गई। ग्रोथ होने का मतलब इनफाइनाइट पर तो जाएगा, और इनफाइनाइट को कभी काउंट नहीं किया जाता, ओपन इंटरवल। जब आप x की वैल्यू 0 रखोगे, क्योंकि रियल नंबर में सब कुछ बोला है, रियल नंबर का मतलब सारा काउंट। जब आप यहां 0 रखोगे तो 0 का स्क्वायर प्लस 2, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 2, तो फंक्शन की जो वैल्यू आई आपकी वो कितनी आई? 2। और 0 तो काउंट करने के लिए बोला है, 0 तो रियल नंबर में आएगा ही आएगा। और अगर 0 रियल नंबर में आएगा तो 2 तो मिनिमम वैल्यू हो गई। क्या ऐसी कंडीशन आ सकती है कि 2 से पहले वाला भी केस बन सके? संभव है। अगर आप x की वैल्यू मिनिमम वैल्यू 0 रख पा रहे हो
तो इसकी वैल्यू 2 आई। क्या एक्स स्क्वायर की वैल्यू कभी नेगेटिव आएगी? -1 भी आ सकती है क्या? संभव ही नहीं है। जब इससे छोटा नंबर आ ही नहीं सकता तो 2 - 1 1 भी नहीं आ सकता। इस बात को भी समझ लेना, क्योंकि एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव जाएगा नहीं, 2 में से कुछ घटेगा नहीं, और कुछ घटेगा नहीं तो इससे छोटी वैल्यू आएगी नहीं। सबसे छोटी क्या आ रही? एक्स की वैल्यू 0, तो 2 उससे बड़ा आ रहा है सब कुछ, लो इनफाइनाइट तक ले दी। ये आपकी रेंज आ गई बेटा। क्लियर? एक ही बारी में हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका थर्ड पार्ट भी रह रहा है, एक सेकेंड। थर्ड पार्ट है fx = x। एक मिटाई देते हैं, ऊपर वाला बिठा रखा है तो। fx = x, x is a real number। तो सीधी सी बात है, x की वैल्यू जितनी होगी, जब fx की वैल्यू x ही दे दी तो आपके x की वैल्यू जितनी दे, जो भी दे, सपोज करो आपने x की वैल्यू 2 रखी तो fx कितना आया? fx = 2 आ गया। x की वैल्यू आपने 3 रखी तो fx कितना आया? fx भी 3 आया। 4 रखी तो 4 आया, -4 रखी तो -4 आया। तो जो जो आपको x दे रहा है वही आपके फंक्शन की वैल्यू आ रही है। रीजन बिहाइंड वैसे भी आइडेंटिटी फंक्शन है। आइडेंटिटी हमने बताया था, आइडेंटिटी फंक्शन अभी भी पढ़ाया था, बिल्कुल याद करिए। आइडेंटिटी फंक्शन में जो x होता है वही y होता है, मतलब जो डोमेन है वही रेंज है। और डोमेन क्या बोल रखा है आपका? रियल नंबर, तो रेंज भी हो गई आपकी रियल नंबर। रेंज क्या हो गई आपकी? रियल नंबर। क्लियर है? तो ये वाला केस कंप्लीट हो गया, ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका रिलेशन एंड फंक्शन का रिलेशन वाला पार्ट, जो कि हम IIT JEE में पढ़ाने वाले हैं। जेईई मेंस का पार्ट है क्योंकि वो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।